अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क के माशी मुस्तकबिल का इस वक्त सारा का सारा दारोमदार IMF प्रोग्राम की बहाली से जुड़ा हुआ है, जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली का इम्कान इस बात से जुड़ा है कि वफाकी हुकूमत बजट में IMF की शराइत पर क्या सख्त फैसले लेती है और इसीलिए अगले साल का वफाकी बजट मुल्क के माशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस बजट की बुनियाद पर ही IMF अपना प्रोग्राम जारी रखने या ना रखने का फैसला करेगा। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हुकूमत की सबसे पहली तरजीह मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है ताकि श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल ना पैदा हो। मगर इस बजट की तैयारी में हुकूमती माशी टीम की जानिब से मुतअद्दिद गलतियां सामने आई हैं जो IMF प्रोग्राम की बहाली में मजीद रुकावटों का बायस बन सकती हैं। अहम बात यह है कि वजीर आज़म और वजीर खजाना वैसे तो माशी मुश्किलात से निपटने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन और बेल्ट टाइटनिंग के दावे कर रहे हैं, मगर हुकूमत के कई इकदामात इन दावों के बरक्स नजर आते हैं। अहम बात यह है कि IMF पिछले कई महीनों से तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था, मगर वफाकी हुकूमत ने अगले साल के बजट में इनकम टैक्स बढ़ाने के बजाय 10 लाख तक की माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स में कमी की है, जबकि माहाना 1 लाख रुपए तक कमाने वालों को टैक्स खत्म कर दिया है, जिससे तनख्वाहदार तबके के टैक्स में 47 अरब रुपए कम इकट्ठा होगा। लेकिन बजट पेश करने के फौरन बाद यानी कि चंद घंटों के बाद ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने एतराफ़ किया कि IMF हुकूमत के इस इक़दाम से खुश नहीं है, जिसके बाद हुकूमत को इनकम टैक्स छूट का फैसला या तो वापस देना पड़ेगा या इनकम टैक्स में इजाफा करना पड़ेगा। एक जगह पे जहाँ पे अभी IMF, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगे, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF इनकम टैक्स छूट के फैसले से नाखुश है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत को इस बात का पहले इल्म नहीं था कि IMF कुछ अरसे से इनकम टैक्स में इजाफे का मुतालबा कर रहा है और तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने से IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली में मजीद रुकावटें खड़ी होंगी। इसके अलावा बजट में एक और बड़ी गलती सामने आई है। हुकूमत को उम्मीद है कि अगले साल बजटरी सपोर्ट की मद में चीन और IMF से $7 अरब का कर्ज मिलेगा, मगर बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ये बजट से गायब है। और जब कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुआ तो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई है कि हमने बजट दस्तावेज में ये शामिल नहीं किया। हमने निशानदेही भी की है, जो बेसिकली चूंकि लेट हो गया, पब्लिकेशन में शायद ना आ सके, अगले चंद दिनों में हम इसको बाकायदा करके वेरीफाई करके देंगे। ये आप मैं ये खली क्यानी साहब, आप और मेहताब साहब बड़े जय्यद साफी हैं, आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी, जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। इसके अलावा बजट में पेट्रोलियम लेवी का 750 अरब रुपए का हदफ भी रखा गया है और इन हालात में कि जब पेट्रोलियम की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, यह हदफ हासिल करना नामुमकिन होगा। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत IMF को इस बात पर कैसे कायल करेगा कि लेवी का यह हदफ हासिल करके बजट खसारे में कमी लाई जा सकती है, जबकि हुकूमत ने GIDC की मद में भी 200 अरब रुपए का गैर हकीकी हदफ रखा है और यह हदफ हासिल करना भी तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इस मामले पर पहले ही कंपनियों और हुकूमत के दरमियान कानूनी तनाज़ा जारी है। इसके अलावा हुकूमत ने बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम की मद में अरकान पार्लियामेंट के लिए 70 अरब रुपए भी मुख्तस किए हैं, जिसके बारे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये वो फंड्स हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत ने यह रकम अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तस की है। हुकूमत ने माशी अबतरी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 15% का इजाफा कर दिया है और तनख्वाहों में इजाफे के अलावा ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जुडिशल और मिलिट्री अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मद में बेसिक पे का 150% तक देने की तजवीज़ की है और 1 से 19 ग्रेड के अफसरान के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में 15% का इजाफा तजवीज़ किया है, जिसके तहत मुअज़्ज़िज़ जजेस को 34 करोड़ और ब्यूरोक्रेसी को 17 करोड़ की टैक्स मराद जारी रखी जाएंगी। इस बजट में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को 26.3 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट भी दी गई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जब अपोजिशन में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को टैक्स छूट देने पर शदीद तनकीद करते थे और कहते थे कि PTI ने बच्चों के दूध
लाल मिर्च को तो टैक्स लगा दिया है, मगर रीट्स को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। अभी जाकर इन्होंने जब इन्फेंट मिल्क पे इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, योगर्ट पे टैक्स लगा दिया, लाल मिर्च पे टैक्स लगा दिया, उसी दिन उसी बिल के अंदर आपने रीट के ऊपर जो रीट को डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना कर दिया। उस पर IMF इनको नहीं कहती कि आप अरबों रुपए की जो रीट के जो कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशंस, उनको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। जो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो हमारे सपोर्टर भी थे, ATM वगैरह भी थे। तो अब क्या मिफ्ता इस्माइल साहब बताएंगे कि IMF तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने पर तो नाराज हो जाता है, मगर IMF रीट्स को टैक्स छूट देने पर नाराज क्यों नहीं होता? इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मईशत को दरपेश एक बड़े चैलेंज का जिक्र करते हुए कहा कि हमें मुल्क इस हाल में मिला है कि कुल 9,000 अरब रुपए की आमदन होती है, जिसमें से 4,000 अरब रुपए सूबों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, 4,000 अरब रुपए की कर्ज अदायगी पे चले जाते हैं, और बाकी 1,000 अरब रुपए जो बचेंगे उससे हुकूमत को सिविल हुकूमत, फौज और सब्सिडी के लिए पैसे निकालने होते हैं। और इस तरह हुकूमत का अपना पहले दिन का बजट 600 अरब रुपए के खसारे से शुरू होता है। अहम बात यह है कि ये बिल्कुल वही तनकीद है जो इमरान खान हुकूमत संभालने के फौरी बात किया करते थे कि हमें मुल्क इस हाल में मिला है कि हुकूमत अपना बजट 600 अरब रुपए के खसारे से शुरू करती है। सुनिए कल मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा था और इससे पहले इमरान खान क्या कहते हैं। मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7,000 अरब रुपया, 7,004 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2,000 अरब हो जाएगा, तो ये 9,000 अरब हो जाएगा। 7 में से तकरीबन 4,000 अरब रुपए हम दे देंगे सूबों को, 5,000 बचता है, उसमें से 4,000 आपने दे दिया डेट सर्विसिंग में। अब 1,000 अरब रुपए रह गए। 1,000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है, तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहाँ से ये मुल्क को हम मिला है, यहाँ से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। टोटल पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास है सालाना 5,500 अरब रुपया। इसमें से तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों पे जाता है, 2,500 अरब रुपया सूबों को चला जाता है, 1,700 अरब रुपया सिक्योरिटी और फौज को चला जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो शुरू ही होती है 600 अरब रुपए के खसारे से, वो तो शुरू ही होती है पैसे लेने के लिए। तो हर हुकूमत इस माशी सूरत-ए-हाल का मलबा पिछली हुकूमत पर डालती है, मगर अहम बात यह है कि ये सूरत-ए-हाल किसी एक हुकूमत की वजह से पैदा नहीं हुई है, बल्कि मईशत का ये वो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसका सबको मिलकर हल निकालना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मिफ्ता इस्माइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं और हम चाहते थे कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में आकर इन सवालों के जवाब दें। हमने कल भी उनको दावत दी, आज भी उनको दावत दी, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत कर दी। अब इन मामलों पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना और मेहताब हैदर। उनसे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जो बजट 2 रोज पहले पेश किया गया है वो कितना रियलिस्टिक है और क्या IMF का जो प्लान है इससे बहाल हो जाएगा, जो कि इस वक्त वक्त की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना और मेहताब हैदर साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहबाज राना, पहले आपकी तरफ आऊँगा। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना खुद ये कह चुके हैं कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है ताकि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना पैदा हो, और उस वजह से ये बजट ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसमें IMF की शराइत को शामिल करके IMF का प्लान दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि आप कन्विंस हैं कि जो आदाद शुमार इस बजट में दिए गए हैं उससे IMF कन्विंस हो सकेगा? मिसाल के तौर पे कल इस बात की निशानदेही हुई कि $7 बिलियन का जो बजटरी सपोर्ट है, एक्सटर्नल बजटरी सपोर्ट, उसका बजट में जिक्र ही नहीं था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा गलती हो गई। फिर 700 अरब रुपए की लेवी इकट्ठा करनी है जो कि नामुमकिन नजर आता है इन प्राइसेस पे। 200 अरब रुपए GIDC के मद में डाल दिए हैं जो कि पहले ही एक लीगल इशू बना हुआ है हुकूमत और कंपनीज के दरमियान। तो आपको लगता है कि IMF कन्विंस हो सकेगा इस बजट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो मेरी खबर थी मेन एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, उसमें मैंने ये लिखा था ये नंबर्स जो है ये रियलिस्टिकली नहीं, हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये रियलिस्टिकली अनरियलिस्टिक नंबर्स हैं। और इसमें अगर आप एक सिर्फ 2-3 बड़ी इसकी मिसालें ले लें आप, और कल मेरा यही मिफ्ता इस्माइल साहब को सवाल भी था जो उन्होंने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया। देखिए, आपका इस वक्त इस साल जो आपकी इन्फ्लेशन का हदफ है वो एवरेज 12.5% है, एवरेज 11% है। तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन 11.5% है तो आपकी महंगाई की शरह 15 से 17% के करीब रहेगी और उसके ऊपर GDP ग्रोथ रेट भी है। तो नॉमिनल GDP इस साल आपकी ग्रो कर रही है कोई 16-17%, और उसके मुकाबले में जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होती कीमतों के साथ,
उसमें आपने ग्रोथ दिखाई हुई है 3%। तो क्या 3% ग्रोथ वाले जो अखराजात का तखमीना है वो सही होगा? क्या IMF को ये बात मानेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप 2-3 चीज़ों को देख लीजिए जो इनकी वफाकी हुकूमत अपनी कॉस्ट है टू रन द सिविल गवर्नमेंट, वो 550 अरब रुपया लिखी हुई है। इस साल 530 अरब रुपया है। तो 530 अरब के ऊपर आप इस दफ़ा हुकूमत ने जो बिजली की कीमतों में इजाफा करना है 1 जुलाई से तकरीबन 50%, और उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर फ्यूल की जो कीमत है 40% से 50% के करीब बढ़ चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करती है। बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इनकी इस साल की उन्होंने प्रपोज एलोकेशन है वो 364 अरब रुपया है। अच्छा, अब इनका ये 364 अरब उसके बाद हुआ है जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि ये जो 2000 रुपया महाना मिलता है लोगों को पेट्रोल और फ्यूल की इसकी मद में, फूड की मद में उनको सब्सिडी दी गई है, ये पूरा साल जारी रहेगी। इस सब्सिडी के अनाउंसमेंट से पहले जो इंडिकेटिव बजट था इसका बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो 348 अरब रुपया था, जिसको बाद में मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि वो 300 अरब रुपया हो जाएगा। अगर पर मंथ कॉस्ट इसकी 28 अरब रुपया जो हुकूमत हमें खुद बता रही है, तो 28 अरब रुपए की कॉस्ट के ऊपर अगर आपने यही चीज आगे भी BISP के बेनिफिशरीज को देनी है तो वो आप देख लीजिए उसका एस्टिमेट्स किधर जा रहे हैं, ये नंबर भी आउट है। 300 अरब रुपए से ज्यादा तो वही बन जाएगा, फिर वो आपका वही बन जाता है। बड़ा मसला आ गया है आपका पेट्रोलियम लेवी का। जब आप 30 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर जो अभी आप चार्ज भी नहीं कर सकते, आप इसको 50 रुपए फी लीटर के ऊपर लेके जा रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि मैं 1 जुलाई से 50 नहीं करूंगा, मैं इसको ग्रेजुअली 5-5 रुपए करूंगा। आप इसको जो भी कर लें, क्या 750 अरब जो कि तकरीबन ओवरऑल इसकी वजह से आप देखें ना, इस साल का जो इनकी पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन का हद इन्होंने अभी रिवाइज नंबर दिया वो 135 अरब 135 जी। तो 35 अरब से उठ के आपने 750 अरब रुपए पे जाना है। सही। उसके साथ ही आपने जो सेल्स टैक्स की जो 17% सेल्स टैक्स है, मुझे जरा अगर मौका तो मैं एक बुनियादी कमेंट ले लूं पहले मेहताब साहब से भी। कल हमने भी इस पे बात की थी कि 1 जुलाई से पूरा साल अगर आप 45 रुपए से 50 रुपए इकट्ठा करेंगे पर लीटर, तब जाके शायद 750 अरब रुपए हो, जो कि इन कीमतों पे लागू करना नजर नहीं आता। लेकिन मेहताब साहब, संजीदा मामला है इस वक्त, क्योंकि डिफॉल्ट से बचना है, IMF को कन्विंस करना है कि प्रोग्राम बहाल कर दें। उसमें इतना बड़ा लैप्स, इतनी बड़ी गलती कि $7 बिलियन का बजटरी फंड आपने डाला ही नहीं है, जिसमें 4 बिलियन चाइना से आने हैं, 3 बिलियन IMF से आने हैं, और दूसरा जो सैलरीड इनकम टैक्स है उस पर IMF एक अरसे से कह रहा था स्लैब्स को तब्दील करें ताकि जो सैलरीड क्लास से इनकम टैक्स है उसमें इजाफा हो। लेकिन इस बजट में जो किया गया है उससे तो 47 अरब रुपए कम कलेक्ट होगा, जिसको कल ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट के चंद घंटे बाद ही ये कह दिया कि IMF इससे खुश नहीं है। तो फिर कैसे कन्विंस करेंगे IMF को? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो पर्सनल इनकम टैक्स का मामला है, ये मैं समझता हूँ कि एक मेजर इशू जो है वो बनने जा रहा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान। क्योंकि बिल्कुल आप ये देखें कि ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था जो कि PTI की हुकूमत ने छठे रिव्यू के टाइम IMF के साथ एग्री किया था। ये बिल्कुल ठीक है, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था IMF का तो उसका ये पार्ट था, लेकिन ये शुरू से स्ट्रक्चरल बेंचमार्क नहीं था। जब पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया तो लास्ट जो 6th रिव्यू है जो फरवरी में, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 बिलियन की किस्त मिली थी, उसमें यह तय हुआ था कि आप जो बजट आ रहा है 2022-23 का, इसमें पर्सनल इनकम टैक्स की रिफॉर्म्स करेंगे और इसको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, और इससे कोई तकरीबन जो एस्टिमेट्स थे वो ये थे कि कोई तकरीबन 1 से 125 अरब रुपए से ज्यादा के एक्सक्यूज मी 125 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जो है वो आप इकट्ठा करेंगे। अब जो हुकूमत ने किया है वो ये है कि इससे नेगेटिव जो है 47 बिलियन की रिलीफ दे दी है। एक तो ये बड़ा मेजर इशू जो है मैं समझता हूँ बनने जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बात जो है वो ये है कि आप बजट मेकिंग जो है वो एक बड़ा ही सीरियस किस्म का बिजनेस है। आप जब बजट मेकिंग कर रहे हैं, आप उसमें कुछ चीजें इतनी बड़ी ब्लंडर, इसको मैं ब्लंडर, मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है कि आप चाइनीज सेफ डिपॉजिट्स जो आप ये सोच रहे हैं कि वो अगले साल आपको रोल ओवर कर देंगे, और इसके साथ साथ जो IMF से आपको पैसे आने हैं वो आप उसको मिस कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कैपेसिटी का भी इशू है, ये कॉन्फिडेंस का भी इशू है, और इसके साथ साथ ये IMF के साथ जो आपने इतनी इंपॉर्टेंट इस टाइम निगोशिएट करनी है और चीजों को फाइनल करना है, ये उसके ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान पैदा हो गया है कि क्या हम ये सारी चीजें इस तरह से करेंगे कि IMF के प्रोग्राम के साथ अलाइंड हो। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स जो है
उस पे आईएमएफ का वेवर लेना पड़ेगा। अगर आईएमएफ वेवर नहीं देता तो स्टाफ लेवल एग्री नहीं करता और बोर्ड उनका वेवर नहीं देता तो पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है ये बहाल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हुकूमत ने मिस कर दी हैं और अब इनका प्लान जो है मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि 9.2 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स रह गए हैं जो कि सिर्फ 6 to 8 वीक्स की इंपोर्ट्स कवरेज के लिए हैं और मई में और जून में हमने मेजर किस्म की रीपेमेंट्स भी करनी है। अच्छा, तो बड़ी ही क्रिटिकल और क्रूशियल सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी जो है वो इस टाइम आके खड़ी हो गई है। और उस टाइम बजट में ऐसी गलतियां करना बड़ा ही ये मुश्किल पेश आ सकती है पाकिस्तान को। मेहताब साहब, कल आपने इस पे भी सवाल किया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम है उसकी मद में पार्लियामेंटेरियंस को 70 अरब रुपए दिए जाएंगे। अब ये पीएसडीपी का हिस्सा है, लेकिन इसके हवाले से कहा जाता है कि इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती और शायद इसको इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए पार्लियामेंटेरियन को ये दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि खर्चे कम करने की जरूरत है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, ये बड़ा ही मैं समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको पता है कि जो इसकी 70 बिलियन इसकी ब्लॉक एलोकेशन जो है वो कैबिनेट डिवीजन को दे दी जाती है। एक तो कोई अप्रूविंग का प्रोसेस नहीं होता जिस तरह के बाकी जिस तरह के बाकी पीएसडीपी की स्कीम्स के लिए एक पूरा प्रोसेस है कि डीडीडब्ल्यू पहले अप्रूव करेगी, फिर सीडीडब्ल्यूपी करेगी और फिर एक्रेक करेगी। और दूसरा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो एमएनएज है उनको दिया जाता है और इसकी कोई प्रॉपर एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग भी नहीं होती। पता भी नहीं चलता कि कितने ग्राउंड पे कितने पैसे जो है वो खर्च हुए हैं और इसको इलेक्शन पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत ऑस्टेरिटी की बातें कर रही है और कह रही है कि हम एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे, ये बहुत सख्त ज्यादती है कि आप 70 बिलियन रुपीस जो है वो करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो वो भी कहते थे कि ये डिस्क्रिशनरी फंडिंग है, हम इसको बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इसको जारी किया और पिछले साल उन्होंने बजट में 68 बिलियन रुपीस इसके लिए रखे थे। तो पूरे खर्च नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किल से गुजर रही है और इस तरह के जो पैसे हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। सही। शहबाज राना साहब, इसके अलावा जब हम कहते हैं और बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अखराजात कम करेंगे, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए तो काफ़ी रियायत की है, 15% की उनकी सैलरी में इजाफा होगा। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलते हैं 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को, उसमें भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जो ऑलरेडी टैक्स छूट दी गई है ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, वो भी बरकरार रखी गई है। तो यहाँ पर आईएमएफ क्या कोई रेड लाइंस नहीं ड्रॉ करता, इस पर आईएमएफ नहीं पुश करता? देखिए, मैं इस चीज़ को तो जस्टिफाई कर सकता हूँ और चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट भी कर सकता हूँ कि जिस तरह की महंगाई पाकिस्तान में हो रही है, जो सैलरीड क्लास है जिसमें आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा ये 15% है, ये बिल्कुल ज़रूरी था। लेकिन जो आईएमएफ मुल्क से बाहर बैठ के देखता है, उनको इस चीज़ों को वो तो किसी और तरीके से देख रहे हैं। वो तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके जो कर्जों का हजम है वो हो गया है तकरीबन 45,000 अरब रुपया सिर्फ हुकूमत के जो कर्जे हैं, जिसके ऊपर सूद की अदायगी है तकरीबन 4,000 अरब रुपया या 42% आपका बजट, तो उसमें ये चीज़ अफोर्ड नहीं होती। बट स्टिल मैं 15% का जो है उसका इनको मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव अलाउंस है और ये ब्यूरोक्रेसी का जो कल मिफ्ता इस्माइल से ये सवाल हमारे दोस्त जर्नलिस्ट खलीकियानी साहब ने किया था, तो उसका उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया कि वो कैबिनेट ने अगर कोई इन प्रिंसिपल उसका अप्रूवल दे दिया है, इसकी आखिर ज़रूरत क्या है। जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि वफाक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, वो सूबों में जाना चाहते हैं, वो वफाकी हुकूमत में काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि यहाँ पे ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है। वहाँ पे उनको 1.5 लाख से तकरीबन 4.5 लाख रुपए का एडवांटेज होता है सूबे के अंदर काम करने के लिए मुख्तलिफ पे ग्रेड्स के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्व नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ को, डिस्पैरिटी को आप जो है ख़त्म करें। आप कौन सी डिस्पैरिटी को ख़त्म करेंगे? जो पे एंड पेंशन कमीशन है वो डिस्पैरिटीज खत्म करने के लिए बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज और मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पिछले 37 सालों में हुकूमत किसी की भी रही हो, मुल्क में जमहूरियत हो या आमरियत, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का इत्तेहाद मिसाली रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहे हैं, लेकिन अब चौधरी खानदान की सियासत में इस वक्त इख्तलाफात वाज़ेह नजर आ रहे हैं और इस इख्तलाफ की वजह यह है कि इमरान खान का साथ दिया जाए या ना दिया जाए। चौधरी बरादरान में इख्तलाफात उस वक्त सामने आए जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान परवेज इलाही ने नून लीग से मामला तय होने के बाद अगले दिन अपने साहबजादे मोनिस इलाही के साथ इमरान खान का साथ देने का फैसला किया और मुस्लिम लीग काफ के 2 MNA
चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने उस वक्त की ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला किया और आज ये दोनों शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा भी है। चौधरी खानदान पहले इन इख्तलाफात की तरदीद करता रहा, लेकिन अब दबे लफ्जों में इन इख्तलाफात की तस्दीक कर रहा है, जिसके बाद चौधरी बरादरान की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की मुस्तकबिल की सियासत पर सवाल उठ रहे हैं कि चौधरी बरादरान के बेटे मुस्तकबिल में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी सियासत करेंगे या काफ लीग का तसलसल बरकरार रखने के लिए कोई मुफाहमत हो सकती है। 2 दिन पहले बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में काफ लीग की तकसीम पर बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इनकी चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई है और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे जो नामुनासिब हो। काफ लीग के बारे में उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे और ना ही कहीं जा रहे। चौधरी शुजात हुसैन साहब से आपकी मुलाकात और बातचीत हुई है? ये जो मामलात अभी चल रहे हैं किस तरह से सॉर्ट आउट करना है? बात हुई है और बात की है और उसमें वो कहते हैं जी हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की है कि जो एम्बैरसिंग होगी। पार्टी हमारी बिल्कुल मुतहद है। चौधरी परवेज इलाही के बयानात खानदान में सियासी इख्तलाफात की तस्दीक कर रहे हैं। इस तमाम तर पेशरफ से जाहिर होता है कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे नून लीग की जानिब झुकाव रखते हैं, जबकि परवेज इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ सियासत करने में दिलचस्पी रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या काफ लीग का सियासी सफर यहीं तक था और चौधरी बरादरान का मुस्तकबिल में साथ चलना मुश्किल है? चौधरी बरादरान की सियासी तारीख पर एक नजर डालते हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने 70 की दिहाई में एक साथ सियासत शुरू की। इनसे पहले चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी जहूर इलाही सियासत में रहे, जबकि चौधरी बरादरान ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की सियासी जोड़ी और इत्तेफाक मिसाली रहा है। दोनों ने हर दौर में साथ निभाया, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और उसी इत्तेफाक और इत्तेहाद से पंजाब के वजारत आला, स्पीकरशिप, डिप्टी वजारत उज़्मा और वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुंचे। चौधरी बरादरान की सियासत एंटी भुट्टो सियासत थी, इसलिए पहले वो ज़ियाउल हक के साथ और बाद में नवाज शरीफ के साथ रहे। चौधरी बरादरान और शरीफ खानदान में पहले दरार उस वक्त आई जब 1997 में नवाज शरीफ ने पंजाब की वजारत आला शहबाज शरीफ को सौंप दी, जबकि चौधरी बरादरान चाहते थे कि यह मनसब परवेज इलाही को दिया जाए। और जब परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ने लगा तो चौधरी बरादरान काफ लीग का हिस्सा बन गए और इसकी क़ियादत में आगे रहे और बाद में मुस्लिम लीग काफ की बागदौड़ संभाल ली। नवाज शरीफ से अलग होने और परवेज मुशर्रफ का साथ देने का फैसला भी दोनों ने साथ किया था। चौधरी शुजात मरकज में मुतहरिक रहे और परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन गए। इसी दौरान चौधरी शुजात ने अबूरी वज़ीर आज़म का मनसब संभाला। फिर 2008 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद काफ लीग ऑपोजिशन में चली गई, लेकिन मई 2011 में काफ लीग ने हैरान कुन फैसला किया और अपनी रिवायती सियासी मुखालिफ जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बन गए। पीपल्स पार्टी काफ लीग को कातिल लीग कहती थी, मगर काफ लीग पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बन गई और इस जोड़ तोड़ में परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम का ओहदा दिया गया। लेकिन एंटी भुट्टो सियासत से दस्तबरदार होने में भी चौधरी बरादरान साथ रहे। नवाज शरीफ की तीसरी वजारत उज़्मा में चौधरी बरादरान की सियासत ऑपोजिशन तक महदूद रही और जब 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो चौधरी शुजात और परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा बन गए। इमरान खान ने काफ लीग के बारे में अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया और काफ लीग भी भूल गई कि इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। लेकिन इमरान खान का साथ देने का फैसला भी दोनों भाइयों ने इत्तेफाक राय से किया। मगर लगभग 50 साल पर मुहित ये सियासी इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान कमज़ोर होना शुरू हुआ। पहले चौधरी बरादरान के बामी इत्तेफाक से काफ लीग ने PDM का साथ देने का फैसला किया। इस दौरान परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर खुलकर तनकीद भी की, लेकिन बाद में परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने फैसला कुन किरदार अदा करते हुए इमरान खान का साथ देने का फैसला किया और यूं काफ लीग में दरार सामने आ गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही अपना और अपनी औलाद का सियासी मुस्तकबिल इमरान खान और चौधरी शुजात अपनी औलाद का सियासी मुस्तकबिल नवाज शरीफ के साथ देख रहे हैं। अब देखना होगा कि चौधरी बरादरान माजी की तरह साथ रहते हैं या अब उनके जो सियासी रास्ते हैं वो अलग अलग हो गए हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक।
अगर आप मुसलमान हैं और मुसलमानों जैसा लिबास पहनते हैं तो आपको दिन दिहाड़े सड़कों पर घसीटा जा सकता है। अगर किसी को यह शक है कि आप गाय का गोश्त खाते हैं तो आपको कत्ल किया जा सकता है। और अगर आप मुसलमान हैं और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज का बुनियादी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जीने के हक से भी महरूम किया जा सकता है। भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान पिछले 6 सालों से किस हाल में हैं, शायद हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तकरीबन 2 हफ्ते पहले हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की मरकजी तर्जुमान की जानिब से तौहीन रिसालत पर दुनिया भर के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमान भी सीख पा हैं, मगर उन्हें अपने जज्बात के इजहार और एहतजाज का हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जुमे को भारतीय मुसलमानों ने तौहीन रिसालत के खिलाफ रियासत उत्तर प्रदेश, झारखंड और दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत मुतादिद रियासतों में मुजाहरे किए और हुकूमत से मुलजिमा को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया, मगर उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने FIR दर्ज होने के बावजूद मसले का हल निकालने और मुजरिमा को गिरफ्तार करने के बजाय मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि रियासत झारखंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग या वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बजाय सीधी गोलियां चला दी, जिससे 2 नौजवान मौके पर शहीद हो गए। पुलिस एहलकार मुसलमान मुजाहिरीन को गाली देकर अपने सीनियर को कह रहे थे, सर मारिए, गोली चलाइए। ये वो सूरत हाल है जिसका आज भारतीय मुसलमानों को सामना है कि अगर इनके दीन पर खुल्लम खुल्ला हमला किया जाए, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए, तब भी वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पिछले 2 रोज के दौरान सिर्फ रियासत उत्तर प्रदेश में एहतजाजी मुजाहरे करने के जुर्म में 300 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एहतजाज करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा बल्कि उनके घर भी मसमार किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत मुसलमानों की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। एहतजाज करने वालों के घर तक को गिराया जा रहा है और इन घरों में इलाहाबाद की मारूफ समाजी कारकुन आफरीन फातिमा का घर भी शामिल है, जो नफरत की सियासत से डरने के बजाय खुलकर इनका मुकाबला करने के हवाले से मशहूर है। अहम बात यह कि पिछले 2 सालों में भारत में हिंदू मजहब की तौहीन के जुर्म में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, मगर अभी तक बीजेपी की जानिब से नूरपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को पार्टी से मुअत्तल तो किया गया है, मगर तौहीन रिसालत के किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उन्हें मुअत्तल भी उस वक्त किया गया जब मशरिक़ वस्ता समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने भारतीय हुकूमत से शदीद एहतजाज किया और इन ममालिक में बाइकॉट इंडिया की मुहिम जोर पकड़ी। भारत में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद पर पाकिस्तान ने आज शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने मुसलमान मुजाहिरीन पर फोर्स का जालिमाना इस्तेमाल किया। भारत में हिंदुत्व पुलिस अक़लियतों पर जुल्म ढा रही है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत में मुसलमानों पर बढ़ते मज़ालिम पर अमली इक़दामात करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से